हेलो गुड मॉर्निंग। मीमांस आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। आज सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर हम आपके बीच आ रहे हैं। ये बूस्टर क्रैश कोर्स का एक नया टॉपिक है जिसका नाम है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। ठीक है, मूलतः राष्ट्रीय आय एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऐसे समझिए कि राष्ट्र के इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपका इनकम बहुत अच्छा है तो आपका रहन सहन, खान पान सब कुछ ठीक हो जाता है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई दिखता है। ठीक है, उसी तरह अगर किसी राष्ट्र का इनकम साइमल्टेनियसली अगर बहुत दिन प्रतिदिन ग्रो कर रहा है तो हम कहेंगे वो राष्ट्र का जो नींव है, और जो राष्ट्र का जो लोग है, जो राष्ट्र के अंदर में जो रहने वाले लोग हैं, उनका जो रहन सहन, बोलचाल, रहने का तरीका सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसीलिए राष्ट्रीय आय एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और आर्थिक आकार और स्वरूप के आधार पर राष्ट्रीय आय को समझना ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि कैसे आप इसकी संकल्पनाओं को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं राष्ट्रीय आय किसको कहते हैं, राष्ट्रीय आय की अवधारणा क्या है, राष्ट्रीय आय को कैसे मतलब कि हम लोग समझेंगे कि क्या है। सामान्यतः हम माना जाता है कि एक वर्ष में सामान्यतः किसी देश के, है ना, वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम सेवाओं या वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, शब्द चेंज करके भी कह सकते हैं कि एक वित्तीय वर्ष में ऑल जो हमारे फैक्टर हैं, जो हमारे जो फैक्टर हैं, फैक्टर, ठीक है, फैक्टर यानी कि कारक आय के जोड़ के मौद्रिक मूल्य को क्या कहेंगे, राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है ना। राष्ट्रीय आय की परिभाषा जो है ना, वो आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट मिल जाएगा, लेकिन मकसद यही है कि राष्ट्र का इनकम तभी काउंट हो सकता है जब उस राष्ट्र का जो निवासी यानी कि सामान्य निवासी द्वारा एक वर्ष में उत्पादित है ना गुड्स एंड सर्विसेज के मौद्रिक मूल्य को नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, अब इसको आगे समझते हैं कि कैसे इसको नेशनल इनकम कहते हैं। ठीक है, देखिए ये हैं हमारे दादा भाई नौरोजी साहब। ठीक है, इन्होंने पहली बार राष्ट्रीय आय की संकल्पना यानी कैलकुलेशन को इन्होंने साकार किया। इनकी बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसके तहत उन्होंने ये बात कही। तो पहले हम लोग राष्ट्रीय आय की परिभाषा देख लें कि राष्ट्रीय आय किसको कहते क्या है। नेशनल इनकम किसी देश की अर्थव्यवस्था द्वारा एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के शुद्ध मूल्य क्या बोला, यानी कि यहाँ पे नेट काउंट कर रहा है ना, यानी कि इसमें मूल्य ह्रास जो है, डिप्रिसिएशन है ना, मूल्य ह्रास को माइनस करके बात कर रहा है। ठीक है, को राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी सम्मिलित होती है। आगे हम लोग बात करेंगे कि NFIA क्या होता है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसको कहते हैं, इसको आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहले देख लेते हैं इसकी थोड़ा गणना की प्रारंभ कैसे हुई थी, इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे बात कर ले। राष्ट्रीय आय की गणना करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? 1868 में दादा भाई नौरोजी साहब ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल के इंडिया में विकसित किया था, है ना, अन ब्रिटिश रूल। ठीक है, जिसमें इन्होंने 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था, है ना, कि किसी भी राष्ट्र का इनकम में, है ना, राष्ट्र की जो कमाई है वो 20 रुपया 1968 में आसपास होना चाहिए था। इनका अनुमान था दादा भाई नौरोजी साहब का। ठीक है, तो
कोई भी इकोनॉमी में अगर आप राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो उसको समझने के लिए आपको क्या करते हैं कि अगर हम लोग ये देख लें कि नेशनल इनकम में वृद्धि किन कारणों से होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज में वृद्धि हो जाए, या कीमत स्तर में वृद्धि हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि हमारा राष्ट्रीय आय बढ़ रहा है। इसको उपरोक्त कारणों से और भी लिख सकते हैं, उपरोक्त तरीके से और भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपका बचत दर में वृद्धि हो जाए, बचत दर मतलब सेविंग हैबिट्स आपका मतलब कि ठीक हो जाए, और सेविंग हैबिट तभी होगा जब आपके पास इनकम का सोर्स सुचारू रूप से चल रहा है, यानी कि आपकी कमाई अच्छी हो रही है। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, संसाधनों का जुटाने का तरीका, यानी कि इसको तरीका तार्किक हो जाए। दूसरा कारण ये हो गया, पहला कारण ये हो गया, संसाधनों का जुटाने का तरीका ही चेंज हो जाए कि मैं संसाधनों को इस प्रकार से आवंटित करूं, ऐसे संसाधनों को जुटाऊं जिससे इसका ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में आउटपुट निकले इनपुट के जरिए। ठीक है, तो उससे भी राष्ट्रीय आय बढ़ सकता है ना। दूसरा क्या है, हम देश में, तीसरा निवेश के लिए अनुकूल वातावरण पैदा कर दें देश के अंदर कि आप आइए। तो अभी आप देख ही रहे हैं हमारे देश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, EIB का चलन है ना। सिंगल विंडो क्लियरेंस जो हमारे कोई FDI है ना, FDI कोई लेकर आ रहा है ना, हमारे देश में निवेश अगर बढ़ रहा है तो हम लोग सारे क्या है, लाइसेंसिंग प्रणाली को कम करके हम लोग उदार नीति को अपनाया है ना। फेरा के जगह पे फेमा को मैंने एक्सेप्ट किया है। तो ये सब क्या है, किसी भी इकोनॉमी में राष्ट्रीय आय बढ़ाने का तरीका होता है। ठीक है। दूसरा क्या है, चौथा क्या है कि हमारा राजकोषीय है ना, राजकोषीय नीति बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है। पांचवा तरीका क्या है, मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी है ना, मौद्रिक नीति बहुत ही अच्छा हो जाए। ये कौन करती है, RBI, आपको पता है हर 2 महीने पे 2 मंथ पे इसकी समीक्षा बैठक होती है। ठीक है ना। तो अगर राष्ट्रीय आय बढ़ाने के लिए तो 2 कारण तो सबसे जिम्मेदार है, या तो गुड्स एंड सर्विसेज में वृद्धि हो जाए, उत्पादन में वृद्धि हो जाए, ठीक है, या फिर कीमत स्तर में ही वृद्धि हो जाए, है ना, जिससे हमारे देश का राष्ट्रीय आय बढ़ जाएगा। लेकिन उसको उपरोक्त तरीके से भी लिखा जा सकता है, आपका बजट हैबिट्स बढ़ जाए, या फिर संसाधनों का जुटाने का तरीका आपका तार्किक तरीके से हो जाए, निवेश के लिए अनुकूल वातावरण आपके देश में उत्पन्न हो जाए, या फिर राजकोषीय नीति को यानी फिजिकल पॉलिसी को इतने अच्छे तरीके से लागू किया जाए कि जिससे देश में मतलब कि राष्ट्रीय आय बढ़ सके। पांचवा क्या है, मौद्रिक नीति, यानी कि RBI जो है बहुत ही तार्किक तरीके से मौद्रिक नीति को अपनाने का काम करे। ठीक है। तो उपरोक्त चर्चा से इतना सिर्फ हमें पता चला कि अंतिम वस्तु और सर्विसेज के मौद्रिक मूल्य को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, या फिर कारक आय के जोड़ को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि इसमें जो अंतिम वस्तु होगा वो सामान्य निवासियों द्वारा है ना। तो पहले हम लोग निवासियों और नागरिकों में अंतर समझ लेते हैं। ठीक है। अब ऐसे समझिए कि कोई व्यक्ति नागरिक है, ठीक है, नागरिक है भारत का, इंडिया का, ठीक है, और वो वही व्यक्ति
यूके में जाकर जॉब करता है ना, तो वो यूके के लिए तो वो निवासी होगा, लेकिन एक्चुअल में वो भारत का नागरिक है। ठीक है, तो निवासी की परिभाषा क्या है कि ऐसा व्यक्ति जो उस स्थानीय अर्थव्यवस्था में सामान्यतः 1 वर्ष तक, है ना, आर्थिक रूप से एक्टिव हो, है ना, मतलब वहाँ पे वो परफॉर्म कर रहा हो उस जगह पे, उसको हम लोग कहेंगे निवासी है। ठीक है, तो हमारे इसमें क्या किया गया, निवासियों द्वारा, सामान्य निवासियों द्वारा। तो आप जरा सोचिए कि अगर भारत है, ये भारत है और इधर में यूके है, ठीक है, तो यहाँ पर भी तो कुछ इंडियंस होंगे, है ना, जो वहाँ के निवासी हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है, वो भारतीय नागरिक हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ यूके के होंगे जो यहाँ के लिए निवासी हैं, लेकिन नागरिक हैं वो यूके के। ठीक है, तो जब भी हम लोग राष्ट्रीय आय काउंट करते हैं तो वहाँ का शुद्ध कारक आय यानी कि NFIA का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, मतलब कि विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ठीक है, ये जो है विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय जो है वो भारत के लोगों का तो पैसा जुटेगा ही जुटेगा, साथ में जो ये यहाँ पे इंडियंस रह रहे हैं उनके जब कमाई है वो भी जुट जाएगा। इसको आसान भाषा में हम लोग समझते हैं, कैसे, देखिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। ठीक है, जैसे ये भारत का टेरिटरी है ना, और इस पर मुझे राष्ट्र का इनकम निकालना है ना, राष्ट्र का इनकम निकालने के लिए, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए, है ना, ये भारत के अंदर, है ना, कुछ यूके के लोग भी रह रहे होंगे, है ना, और ये जो है यूके की बाउंड्री है और यूके के साथ साथ इंडिया के लोग भी रह रहे हैं। तो यहाँ के इंडियंस का इनकम यहाँ के इंडियंस के इनकम के साथ जोड़ दिया जाएगा और यहाँ के यूके का इनकम इनके साथ जोड़ दिया जाएगा, तो दोनों देश का हमारा राष्ट्रीय आय सामने निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट किसको कहते हैं। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट के लिए एक मुझे पेज लेना पड़ेगा और मैं ले रहा हूँ। ठीक है, देखिए फैक्टर कॉस्ट के लिए देखिए, आपको मैंने क्लास में समझाया था कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन कितने प्रकार से होते हैं, यानी कि रिसोर्सेस कितने प्रकार के होते हैं। पहला भूमि यानी कि लैंड, दूसरा श्रम या श्रमिक यानी कि लेबर, तीसरा पूंजी यानी कि कैपिटल, और चौथा उद्यमशीलता यानी कि एंटरप्रेन्योर, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो ये अगर संसाधन है तो इसको प्राप्त होने वाले कुछ कारक भी होंगे जिसको फैक्टर ऑफ इनकम कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कारक आय। तो कारक आय में अगर किसी के पास भूमि है, सपोज कीजिए कि आप इस मार्कर का प्रोडक्शन की कंपनी लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो मार्कर का प्रोडक्शन की कंपनी लगाना चाहते हैं और आपको एक मार्कर बिजनेस स्टार्ट करना है। इसके लिए आपको एक क्या लगाना है, कंपनी, है ना। तो कंपनी जब जैसी लगाने के लिए आप सोचते हैं तो सबसे पहले पहली संसाधन भूमि की तलाश करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में भूमि जो है वो इकोनॉमिक्स में प्राकृतिक संसाधन से लिया गया है, प्राकृतिक संसाधन से लिया गया है। जैसे एक लैंड तो प्राकृतिक संसाधन है ही,
लेकिन लैंड से उत्पन्न होने वाले सारे वो चीज़ वो आपके इसी रिसोर्सेस के अंतर्गत आ जाता है, भूमि के अंतर्गत। जैसे अगर कोयला है ना, या फिर मतलब कि आपके तालाब के जल है ना, ये सब। तो मान लीजिए कि अगर जिसका भूमि है ना, और भूमि में से ही अगर आप पानी निकाल के उसका प्रयोग कर रहे हैं, ये तो प्राकृतिक संसाधन का पार्ट है। लेकिन इसी पानी का प्रयोग अगर आप खरीद के कर रहे हैं, तो ये आपका फिर इस पूंजी का पार्ट है ना। इसमें मतलब कि पूंजी दो प्रकार का होता है। एक तो जैसे आपने कैपिटल आप लिए होंगे तो आपको तो पैसा चाहिए ही, तो एक तो आपने बैंक से लिया पैसा, ठीक है, और एक आपको रॉ मटेरियल खरीदने के लिए चाहिए, कच्चे माल के लिए। तो अगर आप ये पानी कहीं और से खरीद के ले रहे हैं कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए, तो इसमें इस पूंजी में काउंट होगा। लेकिन अगर आपने ही भूमि के नीचे से अगर पानी निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये आपके प्राकृतिक संसाधन में काम आएगा, ठीक है। तो आप एक मार्कर कंपनी बनाना चाहते हैं, और मार्कर कंपनी बनाने के लिए पहला जो आपका संसाधन रिसोर्सेस चाहिए वो है भूमि, ठीक है। अगर किसी के पास भूमि होगा, लैंड होगा, तो उसके बदले में उसका इनकम क्या होगा, रेंट, है ना। आप उनको रेंट देते हैं, ठीक है। रेंट मतलब आप उनको भाड़ा देते हैं, ठीक है। श्रमिक होगा, आप अगर कोई कंपनी स्थापित करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको लेबर का ज़रूरत पड़ेगा। तो लेबर भी दो तरीके का होता है, कि स्किल्ड होता है, कि अनस्किल्ड होता है, ठीक है, आपको मैंने बताया था। तो स्किल्ड लेबर में, ठीक है, स्किल्ड लेबर में आप देखिएगा कि या लेबर, जैसे मैं भी हूँ पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी एक लेबर की कैटेगरी में हूँ, लेकिन स्किल्ड में हूँ। तो स्किल्ड में तो मैं इनसे क्या ले रहा हूँ, वेजेस, है ना, मजदूरी, ठीक है, मजदूरी। और पूंजी, तो ये पूंजी दो तरीके का होता है, ठीक है। एक तो आपका बैंक से लिए, है ना, आपका फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, यानी कि जितने भी मशीनरीज वगैरह हो गए, ठीक है। तो अगर कोई पूंजी होगा तो उसको क्या चाहिए, ब्याज, यानी कि इंटरेस्ट, राइट। और उद्यमशीलता व्यक्ति जो ये तीनों फैक्टर को, है ना, तीनों फैक्टर्स का, तीनों रिसोर्सेस को एक साथ ले चलने की क्षमता रखता हो, इसको कहते हैं उद्यम, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। एंटरप्रेन्योर क्या करता है कि ये तीनों रिसोर्सेस को एक साथ लेने के लिए, मतलब कि इसको जोखिम क्षमता बहुत अधिक होता है, ये जोखिम लेने की क्षमता रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो ये तीनों संसाधनों को एक साथ लेकर, है ना, किसी भी अर्थव्यवस्था में कोई भी वस्तु और सेवाओं का प्रोडक्शन करने की क्षमता रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उद्यम व्यक्ति, यानी कि उद्यमशील व्यक्ति, ठीक है। तो अगर ये होंगे तो ये अपने किसके लिए कार्य करेंगे, है ना, लाभ के लिए, है ना। तो उद्यमशील व्यक्ति जो हैं वो दो तरीके के लाभ का अपेक्षा रखते हैं, एक सामान्य लाभ और एक अधिशेष लाभ, ठीक है। सामान्यतः जब पहली बार में कोई प्रोडक्शन करती है कंपनी, और जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ये मानकर चलते हैं कि मुझे सामान्य तरीके से लाभ मतलब कि मिल जाए, ठीक है, और उसके बाद ही वो कभी अधिशेष लाभ के बारे में सोचते हैं। तो बार बार आप सुनते होंगे कि फैक्टर कॉस्ट किसको कहते हैं, फैक्टर कॉस्ट होता क्या है। तो यही चारों का जो मतलब कि जो कमाया गया या जिसका जो कारक आय है, इसी के जोड़ को हम लोग कहते हैं फैक्टर इनकम, ऐसे समझते हैं। देखिए, अगर किसी ने मार्केट कंपनी बनाने के लिए अगर पहला भूमि लिया, तो मान लीजिए कि इस भूमि का किराया है ना 50 रुपया है, ठीक है, और लेबर भी है, चलिए मान लेते हैं 50 रुपया में उसको मिल गया, ठीक है, 50 रुपया में। कैपिटल, बैंक से आपने लिया लोन के लिए आपको जो है ब्याज जो है उसको 50 रुपया देना है, ठीक है। और साथ ही साथ आप रॉ मटेरियल, अगर आपको मैंने समझाया था ना कि आप अगर कोई भी चीज़ कच्चा माल अगर आप कहीं और से खरीद के ला रहे हैं तो उसके लिए भी आपको देना पड़ेगा, और वो भी एक प्रकार से कैपिटल है। तो मान लीजिए इसके लिए भी हम 50 रुपया रख लेते हैं, ठीक है। और एंटरप्रेन्योर जो है वो पूरी तरीके से अपना लाभ जो है 50 रुपया रखा, ठीक है, 50 रुपया ही रखा है, ठीक है। और बैंक जो है मान के चलिए कि इसको राउंड फिगर में कर लेते हैं, 100 रुपया आपको ब्याज देना है, ठीक है।
तो ये कुल मिलाकर आपका कितना हुआ 300 रुपया। ठीक है, ये 300 रुपया जो हुआ वो किसी भी कंपनी को बनाने के लिए, है ना, उसका क्या हुआ, फैक्टर कॉस्ट हुआ, है ना, फैक्टर कॉस्ट निकल कर आया। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट निकल कर आया। लेकिन अगर मान लीजिए इसी फैक्टर कॉस्ट में तो आप जरा सोचिए कि अभी इसी, जैसे कि मान लीजिए कितना निकल के आया, 300 रुपया निकल कर आया। तो अगर मान लीजिए कि कोई कंपनी, मार्कर की जो कंपनी है वो 10 मार्कर बना रही है, ठीक है, तो आप 300 रुपया को 10 से कर देंगे तो एक मार्कर का कॉस्ट कितना आया, 30 रुपया। ठीक है, ये 30 रुपया जो है एक मार्कर का कॉस्ट आ गया आपके सामने, और यही मार्कर का जो है कॉस्ट बनाने में जो फैक्टर कॉस्ट लगा मुझे वो 30 रुपया लगा। लेकिन अब एंटरप्रेन्योर तो मतलब कि आपको पता है कि वो लाभ के पर्पज़ से काम करता है। तो मैंने आपको कहा था कि स्टार्टिंग में जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सामान्य लाभ के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो सामान्य लाभ के लिए जब काम करेंगे तो अपना कुछ प्रॉफिट जोड़ेंगे। मान के मैं चल रहा हूँ कि उन्होंने 5 रुपया जोड़ लिया अपना प्रॉफिट। ठीक है, तो ये 35 रुपया हुआ। ठीक है, और 35 रुपया को हम लोग कहते हैं आधार मूल्य। ठीक है, क्योंकि इसमें जो है एंटरप्रेन्योर और फैक्टर कॉस्ट दोनों है। फैक्टर कॉस्ट और प्लस लाभ एंटरप्रेन्योर का, ये दोनों जोड़कर क्या होता है, आधार मूल्य। ठीक है, अब इसी आधार मूल्य पर अगर कोई वस्तु आप जब लगा रहे होंगे, आप जब मान लीजिए कि प्लांट लगा रहे होंगे तो उसका एक रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा होगा, यानी कि उत्पादन कर लगा होगा सरकार के द्वारा, एक स्टाम्प ड्यूटी लगा होगा ज़मीन खरीदे होंगे तो आप, या फिर आप रजिस्ट्री का आप रेंट एग्रीमेंट करवाए होंगे तो वहाँ पर आपका जो शुल्क लगा होगा। ये सारा शुल्क जो है वो उत्पादन कर में होता है, यानी कि उत्पादन से पहले लगने वाले कर को हम लोग उत्पादन कर कहते हैं। और उसके बाद जब माल तैयार हो जाएगा तो उसके बाद क्या लगेगा, उत्पाद कर, यानी कि प्रोडक्ट टैक्स, जिसको आप जीएसटी कहते हैं, जो 18% है। ठीक है, अगर ये सारा दोनों टैक्स जुड़ गया तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, एमआरपी बन जाएगा। जैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका आधार मूल्य जो है वो 35 रुपया था, है ना, इस पर आपका शुल्क जो लग गया वो 5 रुपया लग गया। ठीक है, 5 रुपया लगा, उसके बाद आपका जो 5 रुपया क्या लगा, ये है उत्पादन शुल्क लगा। उसके बाद क्या लगा, 5 रुपया क्या लगा, 5 रुपया क्या लगा, उत्पाद शुल्क, यानी कि जीएसटी। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 40 रुपया। ठीक है, 40 रुपया में से अगर सरकार को लगती है कि उसे सब्सिडी देना है तो यहाँ पे सब्सिडी को माइनस कर देंगे, है ना, सब्सिडी को, यानी कि आर्थिक सहायता को, सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता को क्या करेंगे, माइनस हो जाएगा। तो जब माइनस होगा तो मान लीजिए सरकार ने 3 रुपया उनको सब्सिडी दे दिया। ठीक है, तो सब्सिडी देने के बाद इसका मूल्य कितना हो गया, 37 रुपीज़, और ये 37 रुपीज़ क्या है, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, आपको पता था कि नागरिक और निवासी में क्या अंतर है, नागरिक जो होते हैं किसी देश के नागरिक होते हैं, उनको सारे अधिकार प्राप्त होता है। इवन आप अगर किसी देश के नागरिक हैं तो आपको वहाँ पर राष्ट्रपति बनने की भी योग्यता है, लेकिन निवासी को नहीं होता। निवासी सामान्यतः किसी बाउंड्री के अंदर 1 वर्ष तक अगर वो आर्थिक रूप से एंटरटेन है, यानी आर्थिक रूप से कार्यशील है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, निवासी कहेंगे। ठीक है, और निवासी के अंतर्गत कौन से नहीं आते हैं, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए कोई आया प्लेयर और वो 10 दिन में चला गया, जो 1 साल से कम समय तक उस
लैंड बाउंड्री के अंदर अपना समय कम बिता रहा है वो निवासी के अंतर्गत नहीं आते। वो इसी तरह घूमने फिरने या टूरिज्म सेक्टर के, मतलब कि वो टूरिस्ट पॉइंट व्यू से वो काउंट किए जाते हैं। ठीक है, तो आप ये दोनों में अंतर समझ गए। आधार मूल्य आप समझ गए, है ना। उत्पादन शुल्क समझ गए आप, उत्पाद शुल्क समझ गए, और सब्सिडी कैसे माइनस होता है और एमआरपी कैसे काउंट होता है। ठीक है, तो इतना सारा चैप्टर होने के बाद आपको सिर्फ इतना तो समझ में आ गया होगा कि मोटा मोटी कि इसमें जो है फैक्टर इनकम को ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक ना, फैक्टर इनकम को ही सम्मिलित किया जाता है। किसमें? नेशनल इनकम में। लेकिन इसमें ट्रांसफर इनकम को काउंट नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस अमाउंट पर कोई भी व्यक्ति आर्थिक रूप से कार्य नहीं किया गया। जैसे ऐसे समझिए कि अगर आपको अचानक, है ना, किसी रिश्तेदार ने, ठीक है, रिश्तेदार में आपको 10,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया और बोला कि हमारी तरफ से आपको गिफ्ट है, तो क्या आप इसके लिए कोई भी आर्थिक क्रियाएं किए हैं क्या? नहीं ना। अगर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी आपके द्वारा नहीं हुआ है तो ऐसे इनकम को नेशनल इनकम में काउंट नहीं करते। ठीक है, तो ट्रांसफ़र इनकम जो है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होता है। ठीक है, और नहीं होने के पीछे क्या है कारण? क्योंकि ये आर्थिक क्रियाएं का पार्ट नहीं होता है, फैक्टर इनकम को ही काउंट करते हैं। और दूसरा कारण क्या है ना, कि ये सामान्य निवासियों, है ना, सामान्य निवासियों के ही इनकम को काउंट करता है, जो देश में है। ठीक है ना, देश की घरेलू सीमा तथा उसके बाहर, देश की घरेलू सीमा तथा उसके बाहर रह रहे सामान्य निवासियों का योग है ना, ये क्या है? ये हमारे नेशनल इनकम का पार्ट है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि फैक्टर इनकम और ये सब सामान्य निवासी ये सब क्या है। ठीक है, एक 2019 में आपको पता है कि नेशनल इनकम की गणना अब एनएसओ के द्वारा होता है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ठीक है, इसके द्वारा होती है। लेकिन इससे पहले 2019 में इससे पहले दो संस्था थी जिसका नाम था CSO और NSSO। ये दोनों संस्था को मर्ज करके क्या बना दिया गया? NSO। अब राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा होती है? NSO के द्वारा। ठीक है, CSO जो था सेंट्रल, है ना, स्टैटिस्टिक ऑफिस, और ये नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों जो थे ये मूलतः आंकड़ा एकत्र करता था, है ना, और ये राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने की संस्था थी। ये दोनों संस्था अलग अलग कार्य करती थी, दोनों को मर्ज करके 2019 में क्या कर दिया गया? NSO के अधीन कर दिया गया। अब ये दोनों कार्य क्या कर रही है? NSO कर रही है। आप समझ रहे हैं? आई होप कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है, ठीक है, तो अब इसके आगे थोड़ा सा एक शब्दावलियों पे जोड़ कर लेते हैं कि थोड़ा सा नेशनल इनकम पढ़ने के लिए आपको शब्दावलियाँ जो है परेशान कर सकता है। ठीक है ना, और परेशान करेगा तो आगे इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि आने वाले जो नेक्स्ट क्लास होगा, है ना, उसमें जो है हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे कि राष्ट्रीय आय से जुड़े जो शब्दावलियाँ हैं, है ना, वो आपको कैसे कर सकता है कंप्लीट। जैसे गुड्स को ले लेते हैं,
गुड्स को, गुड्स। तो गुड्स कितने प्रकार के हो सकता है? एक तो हो सकता है इंटरमीडिएट, है ना, यानी कि मध्यवर्ती वस्तु, गुड्स। और एक क्या हो सकता है? फाइनल गुड्स। ठीक है। अब फाइनल गुड्स को भी दो भागों में बांट के देख सकते हैं हम लोग, है ना। दो भाग में क्या? पहला उपभोग वस्तुएं, यानी इसको क्या बोलेंगे? कंजप्शन गुड्स। ठीक है। और दूसरा क्या बोलेंगे? पूंजीगत वस्तुएं, यानी कि कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स। अब जो है पूंजीगत वस्तुएं, और इसको अगर देखा जाए कि ये कैपिटल गुड्स हो गया, ये कंजप्शन गुड्स हो गया। ठीक है। अब उसके अंतर्गत क्या है? कंजप्शन गुड्स को भी दो भाग में बांट के देख सकते हैं हम लोग, है ना। कंजप्शन गुड को भी दो भाग में बांट के देख सकते हैं। सामान्य उपभोग वस्तुएं और टिकाऊ उपभोग वस्तुएं, जैसे खाद्य पदार्थ, है ना, जो सामान्य उपभोग की वस्तुएं, रोटी चावल, है ना। ऐसे टिकाऊ वस्तुएं में जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, जो मशीनरीज आइटम हैं, ये सारे क्या हैं? हमारे टिकाऊ उपभोग वस्तुओं के पार्ट में आता है। ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं और फाइनल गुड्स में अंतर क्या है, ऐसे समझिए। जैसे गेहूं है ये, ठीक है, गेहूं है ये, गेहूं है। इससे कोई कंपनी ने आटा बनाकर उसे ब्रेड बना दिया। ठीक है, ब्रेड बना दिया। ठीक है। तो गेहूं क्या था हमारा? गेहूं क्या था हमारा? प्राथमिक, है ना। और इसे आटा बनाया तो ये क्या हो गया? मध्यवर्ती। और ब्रेड क्या हो गया? फाइनल गुड्स। ठीक है। तो मध्यवर्ती जो वस्तुएं होती है ना, इसमें कोई भी, है ना, जो कार्य होता है वो उपभोक्ता के पास, है ना, अंतिम रूप से यूज करने के लिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है। इसमें मशीनरीज की सहायता से उसे फाइनल गुड्स का रूप दिया जाता है, और साथ में ये फाइनली रूप से, है ना, इसे एमआरपी पे उपभोक्ता इसे परचेज करके इसे यूज करता है। ठीक है। तो ऐसा वस्तु जो आर्थिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से उपभोक्ता अपने लिए यूज करता है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइनल गुड्स कहते हैं। लेकिन मध्यवर्ती वस्तुओं में, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि गेहूं से मैंने क्या बनाया? आटा। तो आटा से फाइनली बना क्या? ब्रेड तो बना ना। तो क्या कोई व्यक्ति डायरेक्ट आटा बनाकर आटा को खा सकता है क्या? बिल्कुल नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि आटा से अगर हम लोग रोटी बना रहे हैं तो रोटी क्या हो गया? फाइनल गुड्स हो गया। और फाइनल गुड्स में ही उपभोक्ता क्या करता है? उसको परचेज करता है। ठीक है। और इसी परचेज पर, ठीक है, परचेज पर जो है सरकार के जो है टैक्सेस जुड़े होते हैं। ठीक है। इसमें सब्सिडी को माइनस किया जाता है। ये पूरे उनके क्लास का पार्ट। ठीक है। लेकिन अगर आप देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको क्या लगा कि मध्यवर्ती नेशनल इनकम के पार्ट में, नेशनल इनकम में मध्यवर्ती वस्तु या सेवा
को काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपने परिभाषा, आपको शुरुआती क्लास में मैंने आपको बताया था कि यह किसी देश में एक वर्ष के अंदर, है ना, वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम सेवाओं का मौद्रिक मूल्य ही तो है। ठीक है, तो जो भी वो आपका फाइनल गुड्स होगा उसी का ग्रॉस वैल्यू को ही तो हम लोग काउंट करते हैं नेशनल इनकम में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग अपने पीपीटी पे चलते हैं। समझाने के लिए आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि फैक्टर इनकम क्या है, उसका फैक्टर इनकम में संसाधन कैसे काउंट होता है, नागरिक और सामान्य निवासी क्या है ये भी आपने जाना, आधार मूल्य क्या है, बेस मूल्य क्या है, आपने सब कुछ सीखा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने पीपीटी के ऊपर। ठीक है, चलिए पीपीटी के ऊपर। देखिए, हम लोग जब से यही पढ़ रहे थे, लेकिन समझने के लिए हम लोग क्या किए कि थोड़ा सा चीज़ें को बेहतर बनाने के लिए आपको ये किया गया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी साहब को तो आप जानते ही हैं, इन्होंने पहला प्रयास किया था राष्ट्रीय आय की गणना के लिए। ठीक है, 1925 और 1929 में डॉक्टर B.R.K. राय जो थे, एक प्रयास किया गया था। इन्होंने 76 रुपये का अनुमान दिया था, 76 रुपये का, और उन्होंने कितना का दिया था दादा भाई नौरोजी साहब ने? 20 रुपये का। ठीक है, तो वो कब दिए थे? 1868 में, और 1868 से 1925 आते आते उनका अनुमान जो है लगा उनको कि एक देश का जो राष्ट्रीय आय होना चाहिए वो कम से कम 76 रुपया होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, 1931-32 में फिर B.R. राव ने सर्वप्रथम वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली यानी कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का प्रतिपादन किया, और यही राव साहब जो थे राष्ट्रीय लेखा प्रणाली के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, एक हिस्टोरिकल है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है आपको माइंड पर। ठीक है, स्वतंत्रता पूर्व काल से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर डॉक्टर V.K. राव का अनुमान सर्वाधिक विश्वसनीय माना गया है। ठीक है, एक राष्ट्रीय आय समिति जिनका आप नेशनल इनकम कमेटी के नाम से जानते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अब राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन हो गया। मैंने आपको बताया था अब NSO हो गया है, जो 2019 में CSO प्लस NSSO को मर्ज करके अब क्या बना दिया गया? NSO बना दिया गया। ठीक है, यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस या नेशनल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, भारत सरकार ने डॉक्टर PC महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति की। ये समिति अपनी पहली रिपोर्ट 1951 में और अंतिम रिपोर्ट 1954 में दी। इस समिति ने 8650 रुपया राष्ट्रीय आय और 246 रुपया 50 पैसा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया था। देखिए, ये एक अनुमान है जो कमेटी हर समय लगाती रहती है। ठीक है, और लगाने के उपरांत में ये देखती है कि क्या ये मार्केट में वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। अगर वो नहीं करती है फिर इस पर वाद विवाद होता है, फिर कमेटी बैठती है, फिर आगे रिकमेंडेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तो आई होपफुली कि आज फर्स्ट क्लास आपको नेशनल इनकम का बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस पर मुझे कमेंट रिव्यू के द्वारा आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें क्लास में क्या कमियां रह गई हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें आपका सुझाव कि आप मुझे क्लास को और भी इम्प्रूव करना चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। कल हम लोग नेशनल इनकम का सेकेंड पार्ट के साथ दोबारा मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।